चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। जैसे कि इसका नाम हमें सुजेस्ट कर रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग वो वाली सैम्पलिंग होती है जिसमें इंडिविजुअल यूनिट जो पॉपुलेशन का होता है उसके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, यानी हर किसी इंडिविजुअल यूनिट जो पॉपुलेशन का है उसके सेलेक्ट होने के चांस होते हैं। इसमें आगे क्लियर हो जाएगा आपको ये। जब गवर्नमेंट ये चीज़ स्टडी करना चाहे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हाउस होल्ड बजट पर, लोकेलिटी में हाउस होल्ड बजट पर क्या असर पड़ा है, जब पेट्रोल की प्राइस जो है वो राइज़ हुई, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस राइज़ होने से हाउस होल्ड के बजट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके लिए हमें क्या कि 30 घरों की स्टडी करनी होगी। आउट ऑफ 300 जो हाउस होल्ड हैं उनमें से हम 30 घरों को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस तरह से पेट्रोल की कीमत जो तेज़ी से बढ़ रही थी उनका हाउस होल्ड बजट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो हमने क्या करना है कि इन रैंडम सैम्पलिंग हम क्या करेंगे कि एवरी इंडिविजुअल हैज़, हमें पता है जैसे कि हर कोई इंडिविजुअल इक्वल चांस रखता है टू बी सेलेक्टेड। तो इन 300 के 300 घरों को का इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के लिए। 300 के 300 घरों का इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, इनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि ऐसे में हमने क्या करना है कि 300 के 300 घरों को की लिस्ट बनानी है, यानी घर या तो उनका हम इस तरह से बाय नेम उनका हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिख लेंगे एक चिट पे और 300 स्लिप बना लेंगे, या फिर उन घरों को हम कोई 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग दे देंगे। 300 के 300 घरों को 1 से 300 तक नंबर दे देंगे। तो फिर उन सारी स्लिप्स को हम आपस में मिक्स कर देंगे, फोल्ड करके मिक्स कर देंगे, फिर उनमें से रैंडमली 30 उठाएंगे। तो वो जो 30 होंगी वो हमारा एक सैंपल होगा जिसको हम स्टडी कर सकेंगे अगले पर्पज़ के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे एक आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है कि ये एक सैंपल है। इस सैंपल में इस वाले में 40 घर हैं, 20 कच्चा घर है और 20 वाले पक्का घर से। तो उनमें से जैसे कि 10 लोग घरों का सैंपल उठाया हुआ है, इसमें 5 घर पक्के होंगे, 5 कच्चे होंगे। जैसे ये वाला सैंपल है, इसमें 8 घर पक्के हैं, 2 कच्चे हैं, 8 घर कच्चे हैं, 2 पक्के हैं। तो ये वाला जो सैंपल है ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, क्योंकि इसमें कच्चे घर ज़्यादा हैं, पक्के कम। ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है कि इसमें 5 घर पक्के हैं और 5 कच्चे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। तो इसके अलावा ये जो मैंने ऊपर आपको बताया कि हम 300 घरों की एक लिस्ट बनाएंगे, उसको या तो नंबरिंग दे देंगे या हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम ले लेंगे, फिर उन चिट्स को मिक्स करके उठाएंगे, उनमें से 30 घरों को उठाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉटरी मेथड। यानी हमने 30 स्लिप को उठाया, तो वो जो 30 लोगों को हमने सेलेक्ट किया वो कैसे किया, थ्रू द मेथड ऑफ लॉटरी। आजकल ये वाला काम जो है ये कंप्यूटर के ज़रिए भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर को भी हम ये कह सकते हैं कि हमें आउट ऑफ 300 में से 30 रैंडमली चीज़ों को सिलेक्ट करके दो, तो हम एक कमांड देंगे तो वो हमें 30 रैंडमली घर को सिलेक्ट करके दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट है एग्जिट पोल। अच्छा, एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल वो होता है जिसमें जो टेलीविज़न कवरेज वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो इलेक्शन की कवरेज करते हैं। कहाँ पे, एग्जिट गेट पे। एग्जिट गेट वो होता है जहाँ से वोटर जो है वो वोट दे के बाहर निकलता है। ओके, तो अब ये क्या करते हैं कि ये जर्नलिस्ट जो हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हर वोटर को ये क्वेश्चन पूछते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसको पूछते हैं कि आपने वोट किस पार्टी के लिए वोट डाला है, किस पार्टी के लिए आपने वोट डाला है। तो उससे ये एक डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ये प्रेडिक्शन बनाते हैं कि ये वाली पार्टी इस इलेक्शन में जीत जाएगी वगैरह वगैरह, इस पार्टी की इतनी सीटें आएंगी, उस फलानी की इतनी आएंगी। ये आपने खुद भी टेलीविज़न पे सुना होगा, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल वो वाला पोल होता है जो इलेक्शन से पहले वो एक ओपिनियन लगाते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन कंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जब लोग जिस दिन लोग वोट करते हैं, फाइनल स्टेज जब जिस दिन वोट का होता है, तो उस दिन जो सर्वे किया जाता है उसको कहते हैं एग्जिट पोल।
यानी अब इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब वो फाइनल वो एग्ज़िट पोल होता है, उनका जो आइडिया होता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि लोग उसी एग्ज़िट पोल के बेस पर फिर बाद में रिज़ल्ट आता है। तो कभी कभार वो एग्ज़िट पोल के बिल्कुल पास होता है, तो कभी उसमें भी फ़र्क होता है। तो ये यहाँ पे राइटर कह रहा है कि यू हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़िट पोल जो है वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभार एग्ज़िट पोल भी गलत निकलता है। तो यहाँ पे ये राइटर जो है ही वांट टू आस्क यू कि वाई, आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप भी मुझे सोच के इस वीडियो में कमेंट करें कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार एग्ज़िट पोल जो है वो सच नहीं होता। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपने जो खुद करनी है कि आपने सपोज़ फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की स्टडी करनी है इंडिया में। कितने सालों की? 50 सालों की। अगर आपको कहा है तो 50 में से आपने 10 रैंडमली ईयर्स को सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट करके 10 ईयर्स की स्टडी करनी है। अच्छा, ये जो 10 साल को आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने रैंडम नंबर का टेबल जो है रैंडम नंबर, जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि कैसे हम किसी सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं लॉटरी मेथड के थ्रू या रैंडम नंबर टेबल के थ्रू, तो ऐसे आपने सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये 50 साल का डेटा जो है बहुत लेंथी स्टडी हो जाएगी आपके लिए, इस एक्टिविटीज़ में कहा गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको 10 सालों को रैंडमली सेलेक्ट करके उन 10 ईयर्स की स्टडी करनी है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जो हमने ऊपर पढ़ी है, डिस्कस की है, कि जिसमें इक्वल चांस होते हैं हर किसी इंडिविजुअल के। नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो वाली सैम्पलिंग होती है जिसमें हर किसी पॉपुलेशन के, हर किसी यूनिट के सिलेक्ट होने के चांस नहीं होते। यानी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें कि आपने 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड सेलेक्ट करने हों किसी लोकेलिटी में। तो ऐसे लोगों को आप यानी यू हैव टू डिसाइड विच हाउस होल्ड टू सेलेक्ट एंड विच टू रिजेक्ट। तो आपने क्या करना है कि आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि किस घर को हमने सेलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। अच्छा, यू हैव टू सेलेक्ट द हाउस होल्ड कन्वेंटली सिचुएटेड और हाउस होल्ड नोन टू यू आर योर फ्रेंड्स। तो या तो आप उन 100 जो हाउसेस हैं, हाउस होल्ड हैं, उनमें से ऐसे 10 हाउस होल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए आसान हों पहुंचने में, है ना, जो कन्वेंटली सिचुएटेड हों, जो आपके ईज़िली अप्रोचेबल हों, या फिर आपके नाउन हों उनमें से, या आपके किसी फ्रेंड के नाउन हों। तो इस केस में आप जो है एक जजमेंट यूज़ कर रहे हैं, बाइस्ड जजमेंट यूज़ कर रही है इन सेलेक्टिंग द 10 हाउस होल्ड। तो इस तरह का जो सैंपल सेलेक्टेड है 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड, ये रैंडम नहीं है, इसको कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि ये आपने नॉन रैंडमली तरीके से जज करके कि ये वाले घर जो हैं ये नज़दीक हैं, इसमें आपने कोई लॉटरी मेथड नहीं यूज़ किया, आपने 100 के 100 घरों की कोई लिस्ट नहीं बनाई, उन लिस्ट को मिक्स नहीं किया, तो आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लिए कि ये 10 घर जो हैं यहाँ पहुँचना आसान है, या ये मेरे जान पहचान के हैं, या मेरे किसी दोस्त के जान पहचान के हैं। तो ऐसे वाले जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं तो ये नॉन रैंडम कहलाता है। ओके, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड जिसमें के सारे के सारे, जिसमें के जो पॉपुलेशन के यूनिट्स होते हैं ना, पॉपुलेशन के यूनिट्स, उनका इक्वल चांस ना हो उसे हम सेलेक्ट होने का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रैंडम सैम्पलिंग। एंड कन्विंस और जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा, या जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी कन्विंस और जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, तो ऐसे वाली सैम्पलिंग मेथड को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये मोस्टली मतलब आम मोस्ट कॉमनली ये लोग जो हैं ये जजमेंट के बेस पर पर्पस पर सिलेक्ट किए हुए होते हैं अपनी कन्विंस के लिए, या किसी एक पार्टिकुलर या किसी कोटा के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें नॉन रैंडम सैंपल कहते हैं। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर, व्हाट इज नॉन सैम्पलिंग एरर? फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, यानी इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि सैम्पलिंग एरर वो एरर, उस एरर को कहा जाता है जो सैंपल सेलेक्ट करने की वजह से एक्चुअल पॉपुलेशन से जो सैंपल का जो एस्टीमेट होता है वो एक्चुअल एस्टीमेट से कितना डिफर करता है, उसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। अच्छा, कोई भी पॉपुलेशन है जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है,
हैज़ टू, उसके दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनकी यहाँ रेलिवेंस है। कौन कौन से? फर्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या मेजर करते हैं? हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को मेजर करते हैं, मीडियन को मेजर करते हैं और मोड को। ये 3 स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जिनको हम किसी भी पॉपुलेशन के डेटे पर अप्लाई करके उसका एस्टिमेट करते हैं। ये आप आगे वाली क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरा करेक्टरिस्टिक इन्होंने दिया डिस्पर्शन का। दूसरा क्या है? डिस्पर्शन। ये भी आप आगे चल के पढ़ोगे। डिस्पर्शन में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, रेंज एटसेट्रा। ओके, तो पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ द सैंपल इज़ टू गेट वन और मोर एस्टिमेट, एक या एक से ज़्यादा एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन के पैरामीटर को निकालने का यही पर्पज़ हमारा रहता है। सैम्पलिंग एरर वो वाला एरर होता है जिसमें कि हमारा सैंपल एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि एवरेज इनकम वगैरह वगैरह है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। पहले एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लो, फिर आपको टेक्स्ट में पढ़ाता हूँ कि एग्जांपल, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। एक केस को कंसीडर करते हैं। 5 फार्मर्स हैं मणिपुर के 5 किसान हैं जिनको वेरिएबल एक्स में हमने इनकम ली हुई है। तो इन लोगों की इनकम क्या है? मंथली या डेली इनकम है इनकी, जैसे 500 है। एक किसी हाउस होल्ड की 500 है, एक किसी फार्मर की इनकम 500 है, दूसरे की 550, तीसरे की 600, 650, 700। तो इसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि इन सब को पहले ऐड करेंगे फिर इनको डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों? 1 2 3 4 5 फार्मर हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऐड किया तो इसकी 550, 600, 650, 700, तो इन सब को हमने जब ऐड करके 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 600। ये है एवरेज पॉपुलेशन, सॉरी एवरेज इनकम। ये एवरेज इनकम है, ये है एक्चुअल एस्टिमेट इसका एवरेज का। अब अगर सपोज़ इस वाले सैंपल से हमने 2 लोगों की इनकम को लेके मीन निकाला होता, जैसे ये 2 लोगों की इनकम को सिलेक्ट करके इन्होंने मीन निकाला है, ये 500 एंड 600, तो ये बना 1100। तो जब 2 से डिवाइड किया तो 550। ये जो 50 है ना, ये वाला 50, ये सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 600, और हमने सैंपल कम सिलेक्ट किया, 2 का ही सिलेक्ट किया ना, आउट ऑफ 5 2 का ही सिलेक्ट किया। तो कम सैंपल सिलेक्ट करने की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है, तो सॉरी हमारी जो एस्टीमेट आया वो 550 आया, जबकि एक्चुअल कितना है? 600 है। तो ये डिफरेंस कितना है? 50 का। ये 50 का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग एरर। इसी को सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर तो वो एरर होता है जो सैंपल सिलेक्शन में एरर होते हैं। अब कुछ एरर ऐसे होते हैं जो सैंपल सिलेक्शन के अलावा एरर हो सकते हैं। कौन कौन से एरर हो सकते हैं? नॉन सैंपल एरर, ये मोर सीरियस एरर्स देन द सैम्पलिंग एरर। क्योंकि सैम्पलिंग एरर को अगर एरर हो जाए, कोई गलती हो जाए सैम्पलिंग में, तो उसको, जैसे ऊपर हमने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा था जब आप सैंपल को ज़्यादा सेलेक्ट करोगे, जब आप सैंपल को लार्ज यानी पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करोगे, तो जो एरर है वो कम होता जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। इसको नॉन सैम्पलिंग एरर को आप सैंपल को बढ़ा के भी मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक इतना सीरियस सैंपल, इस टाइप का सीरियस एरर होता है कि ये सेंसिस में भी पाया जाता है। ओके, तो कुछ एक नॉन सैम्पलिंग एरर हैं जो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1 है सैम्पलिंग बायस। क्या होता है सैम्पलिंग बायस? सैम्पलिंग बायस वो होता है कि जब एक टारगेट पॉपुलेशन को आप सैंपल में इंक्लूड ही ना करें, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन कि जिसको आप अपने सैंपल प्लान में इंक्लूड, वो आपके सैंपल से बाहर हो जाए किसी तरह से, किसी गलती से, तो ऐसे वाली गलती को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग बायस। दूसरा है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर ये होता है कि जब आप, नॉन रिस्पॉन्स तब आता है कि जब कोई इंटरव्यूअर किसी पर्सन से कंटेक्ट ना कर पाए, अनेबल हो कंटेक्ट करने के, तो ऐसे या फिर क्या हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स करने से रिफ्यूज़ कर दे, इनकार कर दे, बोले कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपको जवाब क्यों दूँ, मुझे आपसे जवाब, जब कोई इंटरव्यूअर आपसे सैंपल कलेक्ट कर रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हमने ऊपर पढ़े थ्रू क्वेश्चनियर्स, चाहे वो फेस टू फेस हो या मेल हो या टेलीफोनिक हो,
तो या तो फिर वो जो आपका रेस्पोंडेंट जो है वो इनकार कर दे कि बोल वो ये भी कह सकता है कि मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में क्या है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिस्पॉन्स एरर। फाइनली फाइनली क्या है, फाइनली है जी डेटा एरर इन डेटा एक्विजिशंस, डेटा एक्विजिशंस। तो ये जो एरर है ये इनकरेक्ट रिकॉर्ड करने की वजह से हो सकता है, रिस्पॉन्स को इनकरेक्ट रिकॉर्ड करने की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कहता है कि टेबल की लेंथ को मेजर करो, क्लासरूम के टेबल की लेंथ को मेजर करो, तो क्लासरूम में जो टेबल्स हैं उनकी सब सारे टेबल्स की एक ही लेंथ है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट में डिफर, स्टूडेंट्स की मेजरमेंट में फ़र्क हो सकता है। तो ये जो फ़र्क है ये दो वजह से हो सकता है, या तो उनकी मेजरिंग टेप ख़राब है, अलग अलग ख़राब है, यानी एक की मेजरिंग टेप कुछ और मेजर कर रही है, दूसरे की मेजरिंग टेप कुछ और मेजर कर रही है, या फिर वो केयरलेसनेस है, यानी उनने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही है, तो एट्सेट्रा। उस वजह से इनका जो मेजरमेंट वो टेबल की मेजर करेंगे, एक साइज़ के टेबल की मेजर करेंगे, वो अलग अलग आएगी। इसी तरह से सपोज वी वांट टू कलेक्ट डेटा ऑन प्राइस ऑफ ऑरेंज, तो हम ऑरेंज की प्राइस का डेटा कलेक्ट करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि जो प्राइस है ना वो शॉप टू शॉप वेरी करेगी और मार्केट टू मार्केट वेरी करेगी, यानी एक मार्केट में अलग प्राइस है, दूसरी मार्केट में अलग है, फिर एक ही मार्केट में एक दुकान पे अलग प्राइस है, दूसरी दुकान पे अलग प्राइस है, फिर एक ही दुकान पे एक क्वालिटी की, फिर बीच में है प्राइस आल्सो वेरी टू द क्वालिटी, यानी एक दो तरह के ऑरेंज रखे हुए हैं वहाँ पे, एक ऑरेंज की कीमत एक सस्ता है दूसरा महंगा है क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एवरेज प्राइस को लेकर चलते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिस्टेक कैन आल्सो, अच्छा इसके अलावा रिकॉर्डिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे कि यानी आपने कुछ लिखते समय कोई गलती कर दी, ठीक है, नरेटर द रेस्पोंडेंट में कमिट एरर इन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्टिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 13 की जगह पे 31 लिख दिया, तो अगर यही एरर लाखों में है, मिलियंस में है, तो ये बहुत बड़ा एरर बन जाता है, यानी 13 लाख की जगह आपने 31 लाख लिख दिया तो ये बहुत बड़ा एरर हो जाएगा। ओके, तो ये हैं कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग और सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, नेक्स्ट है सेंसस ऑफ इंडिया एंड एनएसएसओ। तो यहाँ पर कुछ एजेंसीज हैं जो कि नेशनल लेवल पे भी काम करती हैं, स्टेट लेवल पे भी काम करती हैं। क्या काम करती हैं, डेटे को कलेक्ट करती हैं। डेटे को कलेक्ट करना, फिर प्रोसेस करना, टैबुलेट करना स्टैटिकल डेटे को, ये वाला काम है इनका नेशनल और कुछ स्टेट लेवल एजेंसीज़ का। तो कुछ एक एजेंसीज़ जो कि नेशनल लेवल पर हैं वो है सेंसस ऑफ इंडिया, नंबर 1, एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे, फिर है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल एंड इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लेबर ब्यूरो एट्सेट्रा। ये एजेंसीज हैं जो बहुत नेशनल और स्टेट लेवल पर डेटे को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस और टैबुलेट करती है, स्टैटिकल डेटे को। अच्छा, जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, किसकी, डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये रेगुलरली कंडक्ट कर रहे हैं हम 1881 से, 18 सेंचुरी 81 से। तो आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट जो सैंपल सर्वे वो हमने 1951 में ये किया था, सेंसस ऑफ इंडिया। तो जो सेंसस ऑफिशियल्स हैं वो वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का साइज़, यानी पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी हो गया पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वेयर्स में कितने लोग रहते हैं, सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, फिर लिटरेसी, फिर माइग्रेशंस, रूरल अर्बन और डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा जो भी हैं। तो सेंसस डेटा इज इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज टू अंडरस्टैंड मेनी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू ऑफ इंडिया। तो इस डेटे को हम यूज़ करते हैं, इस डेटे का यूज़ करके हम बहुत सारी इंडिया की सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, इसको एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने
ये भी क्या करती है कि वाइड रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करती है, वाइड रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करती है। ये राउंड्स में सर्वे करती है, सक्सेसिव राउंड्स में। तो डाटा कलेक्टेड बाय द एनएसएस आर रिलीज्ड, जो ये डेटे को कलेक्ट करती है तो इसको ये रिलीज़ करते हैं। इनके क्वार्टरली जर्नल है जिसका नाम है सर्वेक्षणा। तो एनएसएस प्रोवाइड, ये किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें पीरियडिक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लिटरेसी रेट का एस्टिमेट का, स्कूल इन्वायरमेंट का, इनरोलमेंट का, स्कूल इनरोलमेंट के बाद यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस का यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, उसके बाद इंटरप्राइजेस, मॉर्बिडिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट्सेट्रा। तो इसका जो 16th राउंड था, एनएसएस का जो 16th राउंड था, जो कि कंडक्ट किया था जनवरी टू जून 2004, ये किसके ऊपर था, हेल्थ के ऊपर था। उसके बाद जो है इसका 68 राउंड एनएसएस का, जो कि 2011-12 में, ये किसके ऊपर था, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के ऊपर। द एनएसएस आल्सो कंडक्ट डिटेल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की और रिटेल प्राइस की इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं, कौन, एनएसएस। तो ये वाले जो हैं दे आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग। तो ये वाली जो रिपोर्ट्स हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है प्लानिंग। फाइनली कंक्लूजन है इस चैप्टर का, इकोनॉमिक फैक्ट्स जो होते हैं ना, इकोनॉमिक फैक्ट्स वो उनको अगर हम नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करें तो उसी को डेटा कहा जाता है। डेटे की क्या डेफिनेशन है कि जो भी इकोनॉमिक फैक्ट्स को जब हम नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे डेटा कहा जाता है। अब डेटे का कलेक्शन क्या है, डेटे कलेक्शन का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ क्या है, इस डेटे को हम क्यों कलेक्ट करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है, इज़ टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम एंड कॉज बिहाइंड इट। किसी भी चीज़ के पीछे उसकी वजूहात को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको इकट्ठा करते हैं। प्राइमरी डेटा जो है वो सर्वे कंडक्ट करके ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। इसको हम क्या करेंगे कि खुद जो सर्वे कंडक्ट करेंगे उसके थ्रू हम प्राइमरी डेटे को कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे इंक्लूड वेरियस स्टेप्स विच नीड टू बी प्लान केयरफुली। तो सर्वे में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हमें बहुत ही केयरफुली तरीके से प्लान करने होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि जो डेटे को कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, टैबुलेट करती हैं, पब्लिश करती हैं स्टैटिकल डेटे को। तो उसको वो खुद क्योंकि कलेक्ट करके, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके उसको जब पब्लिश करती हैं तो वही डेटा यूज़ किया जाता है एज सेकेंडरी डेटा। तो बेसिकली जो डेटे की चॉइस है कि आपने प्राइमरी डेटे को सेलेक्ट करना है या सेकेंडरी डेटे को अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने कोई ग्राउंड लेवल चीज़ पे स्टडी करनी है तो आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है तो आपको सेकेंडरी डेटे की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ ऑल।